भाई। हेलो जैक, हेलो 1 2 3, हेलो। वॉइस नहीं आ रही है, अब देखना आ रही है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी सुनना आवाज आ रही है कि नहीं? कनेक्ट तो हो गया है, शायद हिल गया होगा बीच में वायर। आवाज नहीं आ रही है। आ गई? क्लियर है, क्लियर, ओके ठीक है। वो लग रहा है शायद शुरू में वायर हिल गया वो। तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशी, दीपक, साक्षी, विनीत, अखिलेश, जगन, हिमांशु, अरुण, शिव, अर्शी, गौरव, रंजीत, ब्रजेश, अजय, महिमा, उदेशी, गणेश, दुर्गेश्वरी, शिव, दिनेश, हिमांशु, कुशल, बहुत सारे बच्चे। सबका नाम लेना आपको पता है कि संभव नहीं है, तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप इस बात को समझेंगे। अच्छा, एक बेटा लाइव क्लास में वही बच्चा रहे कि जिस बच्चे ने पिछली क्लास ली हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो लास्ट क्लास नहीं देखी है जिसने, तो आप पहले लास्ट क्लास को देख लो, फिर इस क्लास में कंटिन्यू करना, वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और आप परेशान भी रहोगे। अब आप लास्ट क्लास कितना अच्छे से देख कर आए हैं, कितना बढ़िया आपने समझा, अभी मुझे 1 2 क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने है ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ क्या होगा। ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने ये। करो ये। इसने कहा है कि तापमान को सेल्सियस से केल्विन स्केल में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट। तो कह रहा है कि भाई आपको जो टेम्परेचर है, पहले बहुत ध्यान समझना, पूछ के रहा है कि टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, यानी टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में है, उसे केल्विन में बदलना है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर आपके पास में है सेल्सियस में, तो मैंने आपको बताया था कि ABCD में C आ जाता है जल्दी और K आता है बाद में। तो सेल्सियस यानी कि छोटा नंबर है, तो यानी कि इसमें 273 जोड़ेंगे। तो अगर सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये केल्विन बन जाएगा। यानी अगर आपके पास सेल्सियस है तो उसमें 273 जोड़ने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, ये केल्विन में। जो बच्चा इस क्लास में आंसर बता रहा है B और C, मैं 100% कह सकता हूं कि जो B बता रहा है वो लास्ट क्लास में आया ही नहीं होगा। भाई मैंने आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐसा तो कुछ बताया नहीं था। मैंने कहा था कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो केल्विन बन जाएगा, लेकिन केल्विन में से 273 घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो मैंने जोड़ना और घटाना बताया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड की तो मैंने बात ही नहीं की थी। तो जो बच्चा इसका आंसर बता रहा है B या D में से, यानी वो केवल तुक्केबाज है, पढ़ाई लिखाई से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि टू कन्वर्ट द हीट टेकन फ्रॉम द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल, केल्विन पैमाने पर ली गई उष्मा को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए। तो बेटा केल्विन में है, देखो इस बार इसने केल्विन पैमाने पर ली गई उष्मा को सेल्सियस में बदलना है। तो अगर केल्विन है तो केल्विन में से 273 घटाते हैं तो किस में आ जाएंगे हम, डिग्री सेल्सियस में। मस्ट बी सब्ट्रैक्ट 273, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए ऑप्शन। तो 273 घटना चाहिए। तो आपको सबसे पहले यह बात समझनी है कि किसमें 273 घटेगा और किसमें 273 जुड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। और भाई नोट्स खुद से बनाया करो, लिखा करो, ठीक है। जो बच्चा खुद से नहीं लिखेगा उसका कुछ नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 23 करना, ये सब लास्ट क्लास से जुड़े हुए क्वेश्चन है। संध्या, वरुण, लक्ष्मी, अंजलि, सोनम, रविंद्र, शिव प्रताप सिंह, बलराम, सदाफ खतून, काजल, नैन, जितने बच्चे क्वेश्चन लिखे भाई खाली ABCD मत लिखो, क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो। ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस टू केल्विन। तो कह रहा है कि सेल्सियस केल्विन में क्या रिलेशन है। ये कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है 272 केल्विन के बराबर होंगे। बेटा गलत है ये। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो केल्विन बनता है, तो 37 में 273 जोड़ेंगे तो 310 केल्विन बनना चाहिए। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो क्या बनता है, केल्विन, यानी कि ये सही है। ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 0 केल्विन जो है ना, केल्विन में 273 घटाते हैं, ये -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। ये प्लस लिखा है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। कई बार आप थ्योरी पढ़ के जाओगे तब भी ऑप्शन में गलत कर दोगे। जो बहुत सारे बच्चे डी लिख रहे हैं, इसका आंसर कोई ए लिख रहा है। भाई अभी आपको 2 मिनट पहले मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में जाना है, अगर आपके पास में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो 273 जोड़ दो, केल्विन बन जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने के बाद में केल्विन आता है। तो यहां देखना, तो डिग्री सेल्सियस में
273 जोड़ेंगे तो 37 में 273 जोड़ेंगे तो 310 आना चाहिए। 273 जोड़ेंगे 273 ही आएगा, ठीक है। 273 जोड़ेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, ये गलत हो गया। लेकिन केल्विन में से 273 घटाते हैं तो 0 में से 273 घटाएंगे, वैल्यू माइनस में आएगी, ये भी गलत हो गया। ये तो भाई मामला गड़बड़ चल रहा आप लोगों का, आप लोग इतनी बेसिक बात नहीं कर पा रहे हो हैं। और ये आर्यन दुबे भाई, एक बच्चा एक ही बार कमेंट करो। अगर एक ही बच्चा 50 कमेंट करेगा ना तो फिर किसी का हम कमेंट पढ़ नहीं पाएंगे। तो बदतमीजी मत करो क्लास में ना, एक बच्चा एक ही कमेंट करे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहां आ जाओ। अब आते हैं इधर वापस से काम की बात पे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन है। अगर किसी वस्तु का तापमान आपको डिग्री सेल्सियस में पता है, फ़ारेनहाइट में बदलना हो, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो। दूसरा, एक बताया था मैंने आपको, ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप 0.15 भी लिख सकते हैं। एक बताया था ये, इस तरह की बातें हमने क्लास में की थी। ये फॉर्मूले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा पिछली क्लास में नहीं आया, मुंह उठा के मत आया करो क्लास में वो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन एसएससी के सिलेक्शन फेज पोस्ट वाले पेपर में आ रखा है। एसएससी पेपर लेता ना सिलेक्शन फेज पोस्ट के, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। इसने कहा है कि दो निकायों के बीच तापमान में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस का है, केल्विन में यह अंतर कितना होगा। इसने कहा बेटा कि मान लो आपके पास दो बॉडी हैं, दो वस्तुएं हैं, और कह रहा है कि इनके तापमान में जो अंतर है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है। अगर दो वस्तुओं के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस का हो तो कह रहा है कि यही अंतर केल्विन में कितने का होगा। दो वस्तुओं के तापमान में 30 डिग्री का अंतर है, कह रहा है कि यही अंतर केल्विन में कितने का होगा। तो सबसे पहले बात समझना, जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं सी, उनका गलत है। ये क्या कर रहे होंगे, किसे टेम्परेचर बताना केल्विन में, तो केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 0.15 को हटा दो तो डिग्री सेल्सियस 30 है, 273 जोड़ दिया 303 आ गया। बेटा बड़े ध्यान समझना, ये फॉर्मूला लगाते कब हो, अगर मैं आपसे कहता कि एक वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना कहोगे, 303। इस क्वेश्चन में वस्तु का तापमान 30 नहीं है, इसने कहा है कि दो वस्तुओं के तापमान में अंतर 30 का है। देखो, किसी वस्तु का तापमान 30 डिग्री होना यह बिल्कुल अलग चीज है, और दो वस्तुओं के तापमान में 30 का अंतर होना यह बिल्कुल अलग चीज है। देखो, 30 का अंतर तो ऐसे भी हो सकता है कि इसका तापमान 10 हो तो इसका 40 हो तो भी अंतर 30 का हो जाएगा। इसका तापमान 50 हो, इसका 80 हो तो भी अंतर 30 का हो जाएगा। इसका तापमान 100 का हो, इसका 130 हो तो भी अंतर 30 का हो जाएगा। तो अगर दो वस्तुओं के तापमान में अंतर 30 का है, यही अंतर देखो केल्विन में कितने का आएगा, बड़े ध्यान समझना। अब एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपसे कह रहा है कि अंतर 30 का है, तो अपने मन से आप दो वैल्यू ले लो। किसका तापमान मान लो 100 है, इसका 130 है, तो बेटा अब इसका तापमान एग्जैक्ट कितना है, 100, इसका 130। तो जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना आएगा, तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो 100 प्लस 273 यानी कि इसका तापमान आ जाएगा 373 केल्विन। अब यहां पे आ जाओ, जिसका तापमान 130 है उसका केल्विन में कितना आएगा, 130 में कितना जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 403। यानी कि इसका तापमान 100 था, इसका 130 था, तो लेकिन इसका तापमान 100 डिग्री है, केल्विन में आया 373, जिसका 130 है उसका आया 403। अगर यहां डिफरेंस निकालेंगे, 403 में से 373 घटाएंगे तो बेटा यहां पे भी कितना डिफरेंस आ रहा, 30 का। यानी कि डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में डिफरेंस सेम होता है। अगर दो वस्तुओं के तापमान में 30 डिग्री का अंतर है, याद रखना केल्विन में भी 30 का ही अंतर आएगा। पेपर में कह दे कि दो वस्तुओं के तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केल्विन में भी 12 ही आएगा। दो वस्तुओं के तापमान में अंतर 70 डिग्री सेल्सियस का है तो केल्विन में भी 70 का ही आएगा। तो आपको इस बात को समझना है कि तापमान 30 डिग्री होना बिल्कुल अलग चीज है और तापमान में अंतर 30 का होना अलग है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो केल्विन में कितना बढ़ेगा, 30 डिग्री तापमान नहीं है, 30 बढ़ा, 30 का चेंज आया तो केल्विन में भी कितने का चेंज आएगा, 30 का आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान समझना है। अगर वस्तु का तापमान कहता है कि 30 है
तो केल्विन में कितना बनेगा 330, 303। पर वो कह रहा है कि दो वस्तु के तापमान में 30 का अंतर है, या 12 का अंतर है, 18 का है, 27 का है। अंतर जो है वो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में सेम होता है। ठीक, इसी चीज को एक तरीके से आप और समझना, यहां देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि भाई पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन में पानी जमता है 273 पे, उबलता है 373 पे। तो आप यहां बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछूं भाई पानी जमता 0 पे, उबलता 100 पे है, तो पानी के जमने और उबलने में कितना अंतर है? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आप कहोगे सर पानी के जमने और उबलने में अंतर है 100 डिग्री सेल्सियस का। तो यहां पर पानी जम रहा है 273 पे, उबल रहा है 373 पे, तो यहां भी डिफरेंस कितना है? जमने में और उबलने में 100 का ही है। यानी कि जब यहां 100 का चेंज आता है तो यहां भी 100 का ही चेंज आ रहा है। तो परिवर्तन जो है, चेंज जो है, अंतर जो है, वो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में सेम चलता है। अगर किसी वस्तु का तापमान डिग्री सेल्सियस में 40 बढ़ा तो केल्विन में भी कितना बढ़ेगा? 40 बढ़ेगा, क्योंकि पानी जमता है 0 पे, उबलता है 100 पे। तो जमने और उबलने में कितना डिफरेंस आया? 100 का। केल्विन में पानी पिछली क्लास में बताया था 273 पे जमता है, 373 पे उबलता है, तो यहां भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100 का। यानी जब यहां 100 का चेंज आ रहा है तो यहां भी 100 का चेंज आ रहा है, तो यहां 18 का चेंज आएगा तो यहां भी 18 का चेंज आएगा। तो दो वस्तुओं के तापमान में अंतर का 20 का, केल्विन में भी अंतर 20 का। या एक वस्तु का तापमान 20 डिग्री बढ़ गया तो केल्विन भी कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। लेकिन वो कहे कि वस्तु का तापमान 20 है, अंतर 20 का नहीं कह रहा, चेंज 20 का नहीं कह रहा, वस्तु का तापमान 20 है, तो केल्विन में कितना होगा? तो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे हम। अब आपके ऊपर है कि आपकी समझ कितनी तेज है, आप कितने पढ़ाई की है बचपन से, अपने बातों के समझ पा रहे हो। जैसे मैं कहता हूं भाई दो स्टेटमेंट समझो आप। मैं कह रहा हूं कि भाई स्टेटमेंट 1, माई सैलरी इज 30,000। पहली स्टेटमेंट है मेरी सैलरी 30,000 रुपए है। सेकंड लिखा मैंने माई सैलरी हैज इंक्रीज्ड बाय 30,000। मेरी सैलरी 30,000 रुपए बढ़ गई है। क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है? एक मैं कह रहा हूं कि मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए महीना है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए महीना है। दूसरी मैंने क्या कहा कि मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए महीना बढ़ गई है, 30,000 रुपए बढ़ गई है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि मेरी तनख्वाह 30,000 है, यहां कह रहा हूं 30,000 बढ़ गई है। दोनों अलग अलग चीज है भाई। जहां पे मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए है वहां मुझे गिन के 30,000 रुपए मिल जाएंगे। यहां मैंने कहा कि मेरी तनख्वाह 30,000 बढ़ गई, हो सकता है कि पहले 20 हो 50 हो गई हो, पहले ही 1 लाख हो 1,30,000 हो गई हो, पहले हो सकता है कि 2.5 लाख हो 2,80,000 हो गई हो। तो टेम्परेचर 30 होना किसी वस्तु का और टेम्परेचर 30 बढ़ जाना, तापमान 30 होना या तापमान में अंतर 30 का होना, ये अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट है ये। तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में डिफरेंस क्या चलता है? सेम। अब एक्चुअल में एक क्वेश्चन ये आया था पेपर में, वो पिछले वाला तो मैंने ऐसे बोल दिया आपसे, ये था जो पेपर में क्वेश्चन आया था, ये करना। अनिरुद्ध, सुधीर कुमार, अहिम शुक्ला, संध्या, निकिता जोशी कह रही आ गया है, विशाल, लक्ष्मी कुमारी, काजल, नैन, अखिलेश, करते रहो। दिव्या कुमारी कह रही कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। रिप्लाई किस लिए करना है तुम्हें टाइम पास करने आए हो कि पढ़ने आए हो? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। पुष्कर जी इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। इसने कहा है कि दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री का अंतर है। आप समझ गए कि यहां पे तापमान जो है 30 डिग्री नहीं है, 30 का अंतर है। तो दो पिंड हैं, इनके तापमान में कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में यही अंतर कितने का होगा, यही अंतर पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ठीक है, तो दो वस्तुओं के तापमान में 30 का अंतर है, कह रहा है कि यही अंतर फ़ारेनहाइट में कितने का होगा। तो बेटा डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में अंतर सेम नहीं होता। कभी यहां पे भी 30 पर टिक लगा दो आप, देखो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अंतर सेम होता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम नहीं होगा। यहां देखेंगे बेटा पानी किस तापमान पे जमता है? 0 पे, और उबलता कितने पे है? 100 पे। पानी जमता है फ़ारेनहाइट में 32 पर और उबलता है 212 पे। तो मैंने क्या देखा कि पानी जम रहा है 0 पे, उबल रहा है 100 पर। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं अंतर की, तो यहां 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस कितने का है? 32 से 212 यानी कि 180 का। तो बेटा सेम नहीं चल रहा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था
कि पानी के जमने उबलने में 100 का डिफरेंस आया, तो केल्विन में भी 100 का ही डिफरेंस आ रहा था। यहां 100 का चेंज तो यहां भी 100 का चेंज, तो अगर यहां 30 का चेंज है तो यहां भी 30 का आ गया। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि जब यहां 100 का चेंज है तो यहां 180 का चेंज है। तो इसका मतलब है कि जब यहां पे 1 का चेंज आएगा तो यहां कितना आएगा, 180/100 का चेंज आएगा। हमें चेंज कितने का निकालना है, 30 का। तो 180/100 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो 18 54, तो यानी कि 54 का चेंज आएगा। तो आंसर बनेगा इसका हमारे पास में सी ऑप्शन। तो जो बच्चे सी लिख रहे हैं उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। मैं बता रहा हूं आपको, जो पहले मैंने फॉर्मूले बताए ना, ये फॉर्मूले सबको पता है। ये पेपर में वो अगर ये पूछे कि वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आप इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। ये सब बच्चे करके आएंगे कि तापमान 30 का है तो फ़ारेनहाइट में कितने का होगा। लेकिन चेंज वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि चेंज वाला कैसे करेंगे, जमने और उबलने के अंतर से, कि जब यहां 100 का चेंज आएगा तो यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 180 का। तो 1 का कितने आएगा, 180/100 हमें निकालना है 30 का, तो 30 की मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए बात को? अरे हाँ कि ना? चलो एक क्वेश्चन लास्ट आप बताएंगे मुझे। अगर मैं आपसे कहूं दो वस्तुओं के तापमान में 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, यही अंतर फ़ारेनहाइट में कितने का होगा। दो वस्तुओं के तापमान में 50 का अंतर है, यही अंतर फ़ारेनहाइट में कितने का होगा। सर तूफान चल रहा है क्या? तूफान पता नहीं भाई, चल रहा होगा, बाहर देखते हैं। नहीं दिल्ली में तो नहीं चल रहा, शांत है अभी, पेड़ वेड़ शांत है। वैसे ये जो मौसम है ना, तूफान वाला ही है ये। मई जून के महीने बड़े तूफान आते हैं, तूफान आंधियां बड़ी आती हैं। और तूफान आंधी को बिल्कुल भी एंजॉय करने के लिए घर से बाहर मत निकला करो। एंजॉय की जाती है बारिश, छत पे चले गए, बाहर निकल गए। तूफान में भाई पता नहीं किस मकान से क्या गिर जाए सर पे। यानी कि तूफान आया, निकल के सड़क पे कुछ सामान खरीदने, तूफान को कभी एंजॉय नहीं करना। देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर मेरे पास 90 आ रहा है, चेक करते हैं 90 ठीक है क्या। बेटा ये यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस हम कैसे करते हैं, डिफरेंस हम फॉर्मूले से नहीं करते। डिफरेंस हमें पता है कि पानी जमता है 0 पे, उबलता है 100 पर। फ़ारेनहाइट में जमता है 32 पे, उबलता है 212 पे। तो यहाँ पे 100 का चेंज आएगा, तो यहाँ चेंज आएगा 180 का। तो यहाँ पे 1 का चेंज आएगा, तो यहाँ आएगा 180/100। हमें चेंज निकालना है 50 का। 180/100 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से गया 0, 0 से गया 0, 18 पंजे 90, तो 90 फ़ारेनहाइट। यानी कि दो वस्तुओं के तापमान में अगर 50 डिग्री का अंतर है तो वही अंतर फ़ारेनहाइट में 90 का आएगा। यानी कि बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, 90 90। बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। देखो अब जो हीट का पहला टॉपिक है, सर आ रहा है दिल्ली में भी तूफान, हो सकता है किसी क्षेत्र में आ रहा हो, हमारे यहां तो नहीं आ रहा अभी। या मैं अभी 7th फ्लोर पे हूं, बाहर का देख रहा हूं, तो इतना मुझे आइडिया नहीं हो रहा है। ऊपर से पेड़ वेड़ हिलते हुए दिखने चाहिए। हाँ हवा थोड़ी तेज चल रही है हवा चल रही है तेज। विशाल, पूजा गोस्वामी, पीयूष, रोहित, महिमा, श्रेया, प्रिंस, राज, यश, सैनी, कुछ ना कुछ हमें लिख रहे हैं। हमें पटना में भी आ रहा है, पटना का मुझे अभी भी याद है। पटना में हम गए, पहले कोचिंग में पढ़ाते थे पटना, बहुत साल पहले की बात है। पटना में गांधी मैदान है, उसमें बड़े ऊंचे ऊंचे झूले लगते हैं। जब मेला लगता है ना, मेले में, तो हमने बचपन का हमने सोचा कि बचपन में तो हम बड़े झूलते थे, हमने कहा चलो हम भी झूलेंगे। एक मास्टर हमारे साथ और थे, उनका नाम था अजमेर सर, नाम अजमेर था उनका। हम चले गए, भाई साहब झूले में बैठ तो गए, लेकिन बस ये होता है किसी जगह रुके तो नीचे उतरे हम। इतना ऊंचाई पे जाए वो, और जो मेरे साथ टीचर थे वो कहे अरे रोक लो रोक लो रोक लो, मर गया मर गया। अच्छा डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे पता है कि झूले वाला तो अपने टाइम पे रोकेगा। और मैं फर्जी ऐसे करूँ, अरे सर अभी तो मजा ही नहीं आया, तो स्पीड ही नहीं बढ़ी है। वो कह रहे अरे भाई हाथ जोड़ लो, ये कर लो वो कर लो। क्योंकि ये जो चीज है ना, बचपन में मजा रहती है, बड़े जब आप होते हैं तो आपका दिमाग काम करता है, कहीं ये नट बोल्ट ना निकल जाए, कहीं झूला ऊपर से गिर ना जाए, तो वो बड़ा खतरनाक काम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो पहले हमें जो आपने आज तक पढ़ाई की है उसके आधार पर
मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। तो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे वो यहां से कोशिश कर सकते हैं समझने की, ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, क्लास 7:45 का टाइम है, 7:45 पे आया करो। लिखा है इसमें कि एक विशिष्ट दिन और समय पर, ऑन ए स्पेसिफिक डे एंड टाइम, एक विशिष्ट दिन और समय पर चूरू में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस था। सभी प्रकार से समान धातु के दो कपों में चूरू में 95 डिग्री और शिमला में 71 डिग्री पर पानी था। इन दोनों में से कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पर पहुंचेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहां देखना बेटा, मेरे पास में दो कप हैं। एक कप है हमारे पास में चूरू राजस्थान में, और एक है हमारे पास में शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो दो कप हमारे पास में है। ये दोनों कप कह रहा कि बिल्कुल एक जैसे हैं, और इसमें जो पानी है चूरू वाले में, इसमें पानी है 95 डिग्री पर, और शिमला में जो कप है इसमें पानी है 71 डिग्री सेल्सियस पर। और कह रहा है कि चूरू का तापमान आज का 48 है। चूरू में आपको पता गर्मी रहती है बहुत भयंकर, और शिमला में ठंडा माहौल रहता है, हिमाचल प्रदेश में 24। अब देखो इसने ये हमें बात कही, आप चाहो तो एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हैं। चूरू का 48 है, शिमला का 24 है। चूरू वाले कप में पानी 95 पे है, शिमला वाले में 71 पे है। अब उसके बात को फील करो, समझो। उसने मेरे से क्या कहा कि इनमें से कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पे पहुंचेगा, यानी कि जो चूरू में पानी है 95 वाला, ये जल्दी 48 पे पहुंचेगा, या 71 वाला 24 पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कमरे के तापमान पे पहुंचेंगे ही क्यों। आपको सर इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि हमने बचपन से पढ़ाई की है, हम इतने मूर्ख नहीं है। हमने पढ़ा है कि हीट, उष्मा, गर्मी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करती है। उष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को प्रभावित होती है। अब कमरे में जो पानी है कप के अंदर, उसका तापमान ज्यादा है, कमरे का तापमान कम है, तो इस कप की में जो पानी है इसकी हीट कमरे के अंदर जाएगी। कब तक? जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। तो भाई ये जो है अपनी हीट देगा कमरे में, ठंडा होते होते 48 तक पहुंच जाएगा। ये भी अपनी हीट देगा कमरे में, ठंडा होते होते 24 तक पहुंच जाएगा। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पर पहुंचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि कोई भी वस्तु कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी, कितना जल्दी कमरे के तापमान पर पहुंच जाएगी, ये केवल उस वस्तु के तापमान पर डिपेंड नहीं करता। कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी ये केवल वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता। कोई वस्तु कितना जल्दी कमरे में अपनी हीट फेंकेगी, कितनी जल्दी ठंडी पड़ जाएगी, वो डिपेंड करता है वस्तु के तापमान और वातावरण के तापमान के अंतर पे। अगर वस्तु बहुत ही ज्यादा गर्म है, कमरा बहुत ही ज्यादा ठंडा है, तो वस्तु बहुत जल्दी हीट अपनी कमरे में फेंकेगी। यानी कोई वस्तु का तापमान और वातावरण के तापमान में बड़ा अंतर होगा तो वस्तु जल्दी हीट कमरे के अंदर फेंकेगी। अगर अंतर छोटा होगा तो आराम आराम से फेंकेगी। अब यहाँ पे एक चीज देखना, किसका तापमान है 95, चूरू का तापमान है 48। डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 38, कितना हो गया? 50, 45, 47 डिग्री का, 47 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे डिफरेंस निकालो। अगर 71 में से 24 जाएंगे तो 4, 7 में 11 में 4 गए तो 7 आएगा, और 5, 6 में से 2 गए 4, यानी यहां पे भी कितना आएगा? 47। यानी मैंने क्या देखा कि यहां पे वस्तु का तापमान कितना है? 95, कमरे का तापमान है 48। तो वस्तु कमरे का तापमान में अंतर कितना है? 47 का। यहां भी वस्तु कमरे के तापमान में कितना अंतर है? 47 का। यानी जितना जल्दी ये कमरे के तापमान में पहुंचेगा, ठीक उसी टाइम में ये भी कमरे के टेम्परेचर पे तापमान पे पहुंचेगा। दोनों बिल्कुल एक साथ कमरे के तापमान पे पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने कहा कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडी होगी, कितना जल्दी कमरे के तापमान पर पहुंच जाएगी, उसके लिए वस्तु और कमरे के तापमान का अंतर देखना है। तो दोनों जगह अंतर सेम ही है, तो दोनों बिल्कुल एक साथ पहुंचेंगी। तो कोई वस्तु कितना जल्दी कमरे के तापमान पर पहुंचती है, कितना जल्दी ठंडी पड़ती है, ये डिपेंड करता है वस्तु
और वातावरण के तापमान के अंतर पे, अंतर जितना बड़ा होगा वस्तु उतना जल्दी ठंडी पड़ जाएगी। इसका मैं एक डे लाइफ का एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। तो अभी इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हमारा बनेगा कि बोथ कप रीच रूम टेम्परेचर एट द सेम टाइम। बहुत सारे बच्चे लाइन लगा रहे थे क्लास में, शिमला शिमला शिमला, चूरू चूरू चूरू, सबका गलत है। और डी तो और कोई लगा रहा हो तो फालतू में लगा रहा है। देखो बेटा ये आप समझो कि डी तो इसका आंसर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये डी पता है ऐसा ऑप्शन क्यों बनाया है भाई, टीचर ने ये पूछा कि कौन सा कप कमरे के तापमान पे पहले पहुंचेगा। एक ऑप्शन क्या बना दिया कि ये चूरू वाला, एक शिमला वाला, दोनों एक साथ। अब फोर्थ ऑप्शन बन नहीं पा रहा तो फर्जी कुछ भी चिपका दिया। अब यहां पे अच्छे देखना कि इसका एक मैं बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आपको दूंगा और आप सारा गेम समझ जाओगे। देखो आप याद करो, अभी पीछे जनवरी फरवरी का महीना गया, दिसंबर जनवरी, ठंडा माहौल रहता है। आपकी मम्मी ने आपके लिए एक कप चाय बनाई और आपके पास रख दी। आपने कहा कि मम्मी अभी पीऊंगा, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं। आपने एक दो क्वेश्चन किए, तब तक चाय ठंडी पड़ चुकी है। यानी सर्दियों के अंदर चाय बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाती है। आप एक दो क्वेश्चन लगाएंगे तब तक चाय ठंडी पड़ चुकी है। अब चल रहा मई जून का महीना, आपकी मम्मी फिर से आपके लिए कप चाय लेके आए इस महीने में और आप उसे रख दें। आप 2-4 की जगह 10 क्वेश्चन लगा लेना, तब भी चाय गर्म रहती है। तो गर्मियों में चाय जल्दी से ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन सर्दियों में चाय खाना जल्दी ठंडा क्यों पड़ जाता है? घर वालों को आप इसका रीजन बता सकते हैं। आप घर वालों को बताओ कि जी देखो सर्दियों में चाय का तापमान मान लो 100 के आसपास है, 100 डिग्री चाय का तापमान 100, लेकिन सर्दियों में कमरे का तापमान है 10 डिग्री, तो चाय 100 पर है, कमरा 10 डिग्री पे है, तो डिफरेंस बनेगा 90 डिग्री का। बहुत बड़ा अंतर बन रहा है चाय के तापमान में कमरे के तापमान में। भाई तुमने ऐसे तूफान की बात की है तो बम फूटने लग गए, बादल बादल गरज रहे हैं एकदम खतरनाक तरीके से, धूधा धूधा की आवाज आने लग गई है। देखो अब सर्दियों में चाय का तापमान 100, कमरे का तापमान 10, डिफरेंस है 90 डिग्री का। तो चाय फटाक से अपनी हीट कमरे फेंक के मारेगी, जल्दी ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन गर्मियों में चाय का तापमान 100 तो कमरे का भी तो 45, डिफरेंस केवल 55 का ही बन रहा है। यानी सर्दियों में डिफरेंस बन रहा था 90 डिग्री का, गर्मियों में बन रहा है 55 का ही। तो अभी गर्मियों में चाय फटाफट अपनी हीट कमरे में नहीं फेंकेगी, रो रो के फेंकेगी, आराम आराम से देगी अपनी हीट कमरे को, तो इसलिए टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आप समझ गए सारे गेम को कि अगर कोई आपसे बोले कि जी ये बताओ कि सर्दियों में खाना जल्दी ठंडा क्यों पड़ता है, क्योंकि खाने के तापमान कमरे के तापमान में बहुत बड़ा अंतर, फटाक से हीट कमरे में जाएगी। लेकिन गर्मियों में देर में ठंडा क्यों पड़ता है, कमरे के तापमान में और खाने के तापमान में डिफरेंस छोटा है, इसलिए खाना जल्दी अपनी हीट कमरे को नहीं देगा। ठीक है। ये बच्चा कह रहे सर क्लास छोड़ के क्यों कर, अच्छा बिहार में पटना मैंने क्लास की छोड़ दी, उसकी वजह यह है कि भाई मैं हूं प्योर वेजिटेरियन आदमी, शुद्ध वेजिटेरियन, कि जो लहसुन भी नहीं खाता। अब जमाने के साथ थोड़ा प्याज व्याज खा लेता हूं, लेकिन लहसुन भी नहीं खा रहे हम। अब पटना में क्या दिक्कत है, बिहार में आप किसी भी होटल पे जाओ, उसी होटल पे वेज मिलता है, उसी पे नॉन वेज मिलता है। तो वो अनकंफर्टेबल फील करने के चक्कर में हमने छोड़ दिया, और कोई वजह नहीं थी। क्योंकि किसी ने हमारे से बताया कि मैंने कहा जी मैं वेजिटेरियन चाहिए, कह रहा भाई साहब छोटे मोट का तो मिल जाएगा, अच्छा चाहिए तो 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आप देखो ना पटना में जाओ किसी होटल लिखा होगा वेज, वो वेज नहीं लिखते, लिखते हैं वेज, वेज नॉन वेज। तो मैंने कहा भाई साहब वेज नॉन वेज दूर से नमस्ते, हम अपने घर चले। ठीक है चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है, ये कहानी मैंने नहीं बताई, ये बताई हमें न्यूटन साहब ने। तो लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम। अभी मैं से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे पीडीएफ से, और न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम। देखो न्यूटन साहब ने क्या बताया कि कोई भी वस्तु कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी, उसके ठंडे होने की दर क्या है, कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर पे। वस्तु वातावरण के तापमान में अंतर बहुत बड़ा है, जल्दी ठंडी पड़ जाएगी, अंतर कम है, जल्दी ठंडी नहीं पड़ेगी। तो यहां पर लिखेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में लिखेंगे
हिंदी में लिखवाऊंगा अभी। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हिंदी में लिखेंगे, न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। भाई इस गेम को समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, यानी कि दर का मतलब कितना तेजी के साथ वस्तु ठंडी पड़ेगी, दर का मतलब होता है कितना फास्ट, कितना जल्दी जल्दी। तो किसी वस्तु के ठंडे होने की दर किस पर निर्भर करती है, वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। यानी वस्तु और वातावरण के तापमान में बहुत ही बड़ा अंतर होगा तो वस्तु ठंडी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। ठीक है, भाई इसके लिए आप कॉल सेंटर बात करो। रोहन कुमार, ये कोई कॉल सेंटर नहीं है जो आप यहां क्वारी लेके बैठे हुए हैं। फिजिक्स चल रही है, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो भाई टाइम मत खराब करो बाकी बच्चों का। ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने सही कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सारा गेम समझ गए, आप खतरनाक हो, आपका लॉजिक भी बेहतरीन है, आपकी रीजनिंग भी बढ़िया है, आप चीजों को बढ़िया समझते हो। ये क्वेश्चन जो है ये सारा गेम हमें बता देगा। क्वेश्चन नंबर 20 करो सभी। आकाश वाल टाइम से आया करो भाई क्लास में। क्वेश्चन के लिए बुक बता देंगे, टेंशन मत लो। एक बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब है कि अगर हम सर्दियों में कोई गर्म चीज रख देंगे तो हमारा वातावरण थोड़ा गर्म हो जाएगा। देखो होता भी है, आप हीटर क्यों चलाते हो? सर्दियों में आप हीटर इसलिए तो चलाते हो, जब आप हीटर चलाएंगे तो गर्म होगा उसका वायर हीटर का, तो अपनी गर्मी क्या करेगा, वातावरण को देगा, तो आपके कमरे का जो एटमोस्फेयर है वो हल्का हल्का गर्म हो जाएगा। तो ये करते तो हम सर्दियों में अंगीठी जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, ताकि हीट जो है वो वातावरण में जाए और गर्म हो जाए। जितने बच्चे इसका आंसर ए लिख रहे हैं भाई, ए लिखना बंद करो पहले तो तुम। अगर इसका आंसर ए होता तो मैं इतना माहौल बनाता क्या कि जो इसे ठीक कर देगा वो तूफानी कहलाएगा, चमत्कारी कहलाएगा, खतरनाक कहलाएगा। तो ए वालों का तो बिल्कुल गलत है और बी वालों का महागलत है। वो ए के भी गुरुजी हैं। इसका आंसर है सी ऑप्शन। अब आप खुद सोचो कि इसका आंसर सी क्यों है। क्वेश्चन 2 बार पढ़ के पता लगाओ कि क्या, देखो कई बार क्या होता है कि हमें आंसर नहीं पता चलता, लेकिन जब हमें पता चल जाए ना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो फिर हम लॉजिक लगा के समझ लेते हैं कि आंसर क्यों है। तो पहले आपको मैं कुछ समय दे रहा हूं, फिर करो ये। इसने कहा बेटा कि 25 सेकंड में 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक एक वस्तु ठंडी होती है। एक चीज बताओ मुझे कि बेटा ये वस्तु जो है ये 90 डिग्री से 75 डिग्री तक ठंडी हुई क्यों होगी? आप कहोगे सर ये वस्तु ठंडी इसलिए हुई होगी क्योंकि इसने हीट अपनी वातावरण को, कमरे को दी होगी। तो मान लो कि जो रूम टेम्परेचर है वो मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस का है। देखो तो बेटा जब ये वस्तु 90 डिग्री पे थी, कमरे का तापमान कितने का था, 20 का। तो वस्तु और कमरे के तापमान में डिफरेंस जो है ना भाई, वस्तु का और कमरे के तापमान का अंतर लेना है। ये मत देखो कि वस्तु 90 से 75 हुई, 15 का डिफरेंस, 75-60 तो भी 15। भाई डिफरेंस लेना किसके साथ में है? डिफरेंस लेना होता है वस्तु और कमरे के तापमान के अंतर में। तो वस्तु 90 से 75 क्यों हुई? उसने अपनी हीट कमरे में दी होगी। तो मान लो कमरे का तापमान 20, आपकी मर्जी है, 20 मानो, 22 मानो, 25 मानो। तो 90 से जब वस्तु का तापमान था 90, कमरे का तापमान था 20, तो डिफरेंस कितने का बना, 70 का। यानी शुरुआत में वस्तु और कमरे के तापमान में 70 का डिफरेंस था। वस्तु ने अपनी हीट कमरे के अंदर फेंकी और 25 सेकंड के अंदर पहुंच गई 75 पे। लेकिन बेटा जब वस्तु 75 पे पहुंच गई तो वस्तु का तापमान 75, कमरे का तापमान 20, अब डिफरेंस केवल कितने का रह गया, 55 का। तो मुझे एक चीज बताओ, जब ये वस्तु 90 पे थी तो कमरे के साथ इसका डिफरेंस था 70 डिग्री का। तो उसने अपनी हीट क्या करी, 25 सेकंड के अंदर ही तापमान उसका हो गया 75।
लेकिन जब 75 पहुंचेगी, अब डिफरेंस केवल 55 का रह गया। तो जितना तेजी के साथ ये अपनी हीट यहां पे दे रही थी कमरे में, उतना तेजी के साथ यहां पर नहीं देगी, अब धीरे धीरे हीट देगी कमरे को, तो इसलिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। इस बात को ऐसे समझना, अगर कोई वस्तु 100 डिग्री से 90 डिग्री तक 2 मिनट में पहुंचती है, 100 से 90 2 मिनट में, तो 90 से 80 पहुंचने में 2 मिनट से ज्यादा समय लेगी, 80 70 होने में और अधिक, 70 60 होने में और अधिक। पर जब कोई वस्तु ठंडी होते होते कमरे के तापमान के नजदीक आएगी तो डिफरेंस छोटा नहीं हो जाएगा। वस्तु का तापमान है 100, कमरे का तापमान 10, तो डिफरेंस 90 का है। लेकिन जब वस्तु खुद 90 पहुंचेगी, डिफरेंस 80 रह जाएगा। जब पहुंचेगी 80 में 70 का रह जाएगा, 70 पहुंचेगी तो 60 का ही रह जाएगा। तो वस्तु के और वातावरण के तापमान में अंतर देखना होता है। आगे बात समझ में ये, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मोर देन 25 सेकंड क्यों आया, इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि अगर कोई वस्तु 100 से 90 5 मिनट में हो रही है तो 90 से 80 5 मिनट से अधिक में होगी। बीओडी से कर लो तो बहुत बढ़िया आकाश, जल्दी जल्दी कर सकते हो, उसमें आप स्पीड बढ़ा के, बिल्कुल काम करेगा लखविंदर जी, भाग के काम करेगा, ठीक है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी सभी को? तो हमारे पास में क्लास में हमने 2 छोटे छोटे टॉपिक आपको बताए। पहले छोटा टॉपिक क्या बताया कि टेम्परेचर स्केल, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट किस तापमान पे सेम होते हैं, फ़ारेनहाइट केल्विन कब सेम होते हैं, सबसे कम तापमान कितना हो सकता है, एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं, वस्तु के तापमान में अंतर 12 डिग्री का तो केल्विन में भी 12 का ही होगा, और एक बताया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब अगले पॉइंट की तरफ को हम चल रहे हैं, यहां पे लेते हैं, यहां पे बढ़ेंगे, लिखेंगे सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। हिंदी में कहते हैं संवेदनीय ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। संवेदनीय ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। देखो एक बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, इसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसके अंदर हम, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास में 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, मान लो कि मेरे पास एक बर्तन में बर्फ था और इसका तापमान था 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ऐसा मान लो कि मेरे पास में एक बर्तन में 1 किलो बर्फ है और मैंने इसे हीट देना शुरू किया, आराम आराम से हीट दे रहा हूं धीरे धीरे। 1 किलो जो बर्फ था बर्तन में वो गर्मी मिलने से पिघलना शुरू कर देगा। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बर्फ बर्तन के अंदर भरा हुआ था, 1 किलो बर्फ, उसका तापमान था 0। जब मैं इसे धीरे धीरे हीट दे रहा हूं तो मान लो कि आधा बर्फ पिघल के पानी बन गया, यानी आधा किलो बर्फ बचा और आधा बर्फ पिघल के बन गया पानी। ये बर्फ और पानी का घोल बन गया। तो ये पूरा का पूरा बर्फ था तो इसका तापमान 0 था, लेकिन बेटे बर्फ जब पिघलने लगा और आधा बर्फ और आधा पानी रह गया, अब मैं जब इसका टेम्परेचर चेक करूंगा तो 0 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा। भाई ये बीमारी पता नहीं क्यों नहीं बच्चों खत्म हो रही। मेरा नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम लीजिए। मैंने आपको बताया था स्पेशली ये कि क्लास में हरकतों से बचना है। क्या मैं लाइव हूं, मेरा नाम लीजिए, मैं फला धरती से बोल रहा हूं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे बगल में मेरी बुआ जी बैठी है, उन्हें हाय कह दीजिए, मेरे पिताजी भी आपकी क्लास देख रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर दीजिए। इनसे भाई बचो, इन हरकतों से। रोहित, आकाश, सुमित, एस यादव, काजल, विकास, भूमि, विशाल, अवधेश, सौरभ, दिनेश, खुशी, अनमोल, भूमि, मनीषा, कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। जितने बच्चे कह रहे हैं 0 से कम, उनका तो बिल्कुल गलत है ही। जो कह रहे हैं 0 से ज्यादा, उनका भी गलत है। बेटा इसका आंसर रहेगा 0 डिग्री। देखो अगर आपके पास एक बर्तन बर्फ हो और आप उसे धीरे धीरे पिघालना शुरू करो, तो जब तक ये सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में नहीं बदल जाएगा तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब तक सारा का सारा बर्फ पिघलकर जब तक सारा का सारा बर्फ पिघलकर पानी में नहीं बदलेगा, तापमान कितना रहता है, 0। यानी कि अगर मेरे पास 0 डिग्री का बर्फ है और इसे मैं हीट देना शुरू करूं
जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी नहीं बदलेगा तापमान कितना रहेगा? 0। तो आप कहोगे सर बर्फ का तापमान भी 0 था, जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी ना बने तब भी तापमान 0 ही है, तो फिर जो आप हीट दे रहे हो वो जा कहां रही है? भाई देखो, जो आपने हीट दी है ना, वो बेटा सारी की सारी जो हीट है वो बर्फ को पानी में बदलने में खर्च हो रही है, बर्फ को पानी में। आज के बाद कोई बच्चा इस क्लास का इस उम्मीद के साथ हीट मत देना, इस उम्मीद के साथ गर्मी मत देना कि हीट दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। हीट के दो काम होते हैं, या तो किसी वस्तु का तापमान बढ़ाना, अगर हीट तापमान नहीं बढ़ा रही है ना तो फिर वो स्टेट बदल देती है, अवस्था बदल देगी, जैसे बर्फ का पानी बना दिया। तो यहां पे जो सारी की सारी जो आपने हीट दी है ना, वो सारी की सारी हीट बर्फ को पानी में बदलने में खर्च हो गई है। तो वो हीट जो बर्फ को पानी बदलने में खर्च हो जाए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लेटेंट हीट कौन सी हीट है, हम कहेंगे लेटेंट हीट वो हीट है जो स्टेट बदल दे, अवस्था बदल दे। तो लेटेंट हीट का काम होता है, गुप्त उष्मा काम होता है स्टेट चेंज करना, अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज। ये टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर सकती। ये हरियाणा के पीसेस में आ गया था क्वेश्चन, वो उष्मा जो तापमान नहीं बढ़ा सकती है वो कौन सी होती है? गुप्त उष्मा। तो लेटेंट हीट जो है ये टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करेगी, टेम्परेचर में चेंज नहीं करती है, ये स्टेट चेंज करती है, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी, अवस्था परिवर्तन बदल कर देगी है। दूसरी बात, अगर मेरे पास में, यहां ध्यान समझना बेटा, मेरे पास मान लो एक बर्तन है, इसमें पानी है 100 डिग्री सेल्सियस का उबलता हुआ। देखो, अगर आपके घर में एक बार पानी उबलने लग जाए, बड़े ध्यान समझना, मान लो कि आपने अपने घर पर ठीक 10 बजे पानी गर्म करना शुरू किया और ये पानी गर्म होते 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 10:20 पे उबलने लग जाए। 10 बजे गर्म किया था, 10:20 पे उबलने लग गया। अगर एक बार पानी ने उबलना शुरू कर दिया, अगर आप उसके बाद भी हीट देते रहेंगे ना, उष्मा देते रहेंगे, तो पता क्या होगा? जो भी आप हीट देंगे उस हीट को लेकर पानी केवल भाप बन बन के उड़ जाएगा। अगर पानी एक बार उबलने लग जाए उसके बाद उसका तापमान नहीं बढ़ा सकते आप। अगर पानी आप गर्म कर रहे हैं, पानी में जैसे खद्दा लग गया, उसका जो भी हीट देंगे ये उबलता पानी हीट को लेकर भाप बन बन के उड़ जाएगा। इसलिए अगर आपके घर में, अगर आप एक भिगोने में पानी रख दो, बड़े वाले भिगोने में, और रख दो भट्टी के ऊपर, जब ये पानी उबलने लगता है, अगर आप भट्टी बंद ना करें तो सारा पानी भाप बन बन के उड़ जाता है, खाली हो जाता है पूरा का पूरा बर्तन। यानी कि जब तक सारा का सारा पानी भाप नहीं बदल जाएगा तो तापमान कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब देखो, यानी कि जब तक सारा का सारा बर्फ पानी नहीं बनेगा, सॉरी, जब तक सारा सारा उबलता पानी भाप नहीं बनेगा, तापमान रहेगा 100। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। यानी बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना हो या उबलते पानी को भाप में बदलना हो, तो जब स्टेट बदल रही होती है ना, जैसे बर्फ का पानी बन रहा है, अवस्था बदल गई, बर्फ का पानी, या पानी से क्या बन गई? भाप। तो बेटा जब स्टेट बदल रही होती है ना, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होते। तो यहां पर लिखेंगे हम ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर डज नॉट चेंज। हिंदी में लिखेंगे अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि जब अवस्था बदल रही होती है, बर्फ का पानी बन रहा हो या उबलते पानी का भाप बन रहा हो, तो जब स्टेट चेंज हो रही होती है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है कि सेम? हम बोलेंगे सेम। अवस्था परिवर्तन के दौरान कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा आप कहेंगे सर जब बर्फ का पानी बन रहा है तब भी आप उसे लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा कह रहे हैं। उबलते पानी की भाप बन रही है, इसे भी लेटेंट हीट कह रहे हैं। पर इन्हें कुछ तो फर्क करना चाहिए, दोनों में कुछ तो फर्क करो। एक जगह बर्फ का पानी बन रहा है, एक जगह पानी की भाप बन रही है। तो सब एक छोटा सा फर्क क्या करेंगे, यहां पर मैं एक छोटा सा एफ लगा दूंगा, यहां पे एक छोटा सा वी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कि जो मैंने यहां पे LHF लिखा और LHV, इनका फुल फॉर्म समझना क्या है।
फिर मैं एक सुंदर सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। LHV, इसे बेटा हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हिंदी में से हम कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ध्यान समझना, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का मतलब है कि वो गुप्त उष्मा जो पानी को भाप में बदल दे, उसे हम कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। वो लेटेंट हीट जो वाटर को वेपर में बदल दे, वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और LHF का फुल फॉर्म होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। हिंदी में लिखेंगे संलयन या गलन की गुप्त उष्मा। हिंदी में से हम कहेंगे बेटा संलयन या गलन की गुप्त उष्मा का मतलब यह है कि वो गुप्त उष्मा जो बर्फ को पानी में गला दे, उसे हम कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। तो अगर मैं आपसे कभी कहूं कि बर्फ का पानी बना, तो गलने की गुप्त उष्मा बनाएगी। पानी की भाप बनी यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा बनाएगी। अब यहां से एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन हम समझेंगे, इसके मैं आपको पीडीएफ से भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, सेम वही क्वेश्चन मैं आपसे पीडीएफ से पूछूंगा, बस वो हल्के से ऑप्शन चेंज होंगे। देखो यहां पे बेटा एक बात को समझो कि उबलते पानी का टेम्परेचर भी 100 है और इस उबलते पानी से जो भाप निकल रही है इसका टेम्परेचर भी 100 है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि उबलते पानी का तापमान भी 100, उबलते पानी से जो भाप निकल रही है उसका तापमान भी 100। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बचपन में कि उबलते हुए पानी की अपेक्षा वेपर ज्यादा पेनफुल, ज्यादा कष्टदायक होती हैं। तो और कोई आपसे पूछ ले कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप ज्यादा कष्टदायक क्यों होती है, जबकि दोनों का तापमान तो सेम ही है, तो आप क्यों बताओगे? अगर एक बच्चा उबलते पानी से जल जाए उसकी खाल, तो कुछ फोके से पड़ जाएंगे, लेकिन एक की खाल जल जाए, उससे भाप निकल रही है जो उबलते पानी से, पूरी खाल उसके अंदर तक चिपक जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा उसका। ये बताओ उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? कुछ आंसर हमारे पास में आने लगे हैं। देखो एक चीज समझो बेटा, उबलते पानी का तापमान भी 100, उबलते पानी से भाप निकल रही है उसका तापमान भी 100। भाप पता है पेनफुल क्यों है? अब एक बात समझना, आप अपने घर पे मान लो कि ठीक 9 बजे पानी गर्म कर रहे हैं, 9 बजे ये पानी गर्म होते 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 मान लो कि 9:20 पे उबला, तो उबलते हुए पानी के पास में 20 मिनट की हीट है। 9 बजे पानी ने उबलना शुरू किया और 9 बजे गर्म होना शुरू किया, 9:20 पे उबल रहा है। 9 बजे गर्म करना शुरू किया, 9:20 पे उबल रहा है। तो उबलते पानी के पास है 20 मिनट की हीट, लेकिन जब पानी उबलने लगेगा तो उसके बाद जो हीट दोगे उस हीट को लेके उबलता पानी भाप में बदल जाएगा। यानी भाप के पास तो एक्स्ट्रा हीट है। वो कौन सी हीट है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। यानी कि वो गुप्त उष्मा जिसे उबलता पानी लेकर भाप में बदलता है, इस वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा की वजह से भाप ज्यादा पेनफुल होती है, ज्यादा कष्टदायक होती है। भाई मैंने आपसे क्या कहा कि पानी गर्म हो रहा है, 9 बजे से गर्म करना शुरू किया, 9:20 पे उबल रहा है, तो उबलते पानी के पास तो 20 मिनट की हीट है, लेकिन उबलने के बाद भी जो हीट मिली उसे लेकर भाप में बदल गया। तो जो उसने हीट ली उसे लेकर भाप में बदल रहा है, जो एक्स्ट्रा हीट है उसका नाम क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। इसलिए खतरनाक है ये। तो यहां पर लिखेंगे हम इंपोर्टेंट लिखकर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे हम, वेपर at 100 degree Celsius is more painful. Vapor at 100 degree Celsius is more painful than boiling water, because vapor contains extra latent heat of
वेपोराइजेशन, हिंदी में लिखेंगे उबलते हुए जल की अपेक्षा, उबलते हुए जल की अपेक्षा, उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्प में क्योंकि वाष्प में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है, क्योंकि वाष्प में वाष्पन गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प ज्यादा पेनफुल क्यों है। इसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये सीजल 15 में ऐसे क्वेश्चन आया था, ये आपको करना है। करो ये। हम्म। हम्म। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। इसने लिखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप समान तापमान पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जल कारण बनती है, क्यों? इसका आंसर लगभग सबका सही है भाई। 100 डिग्री के पानी की अपेक्षा भाप ज्यादा पेनफुल क्यों होती है? क्योंकि भाप के पास, सेम तापमान के भाप के पास वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है अतिरिक्त। तो उसके पास क्या होता है? स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट। तो कई बार आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का चेंज कर देता है। तो स्टीम के पास में क्या होती है? मोर हीट होती है। उस मोर हीट का नाम है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उनका ठीक है। जो इतना बताने के बाद ये फर्जी ऑप्शन में टिक लगा रहे हैं, ज्यादा प्रेशर देती है, गैस है, ये है, वो है। अब आप लोग क्या ही करेंगे, है ना भाई? आपको यहां पर पूरा पूरा लिख दिया है हिंदी इंग्लिश में इतना साफ साफ कि उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त है। तो वाष्प में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा हीट है उसके पास में, इसलिए वो पेनफुल है। तो ये अब कर नहीं पा रहे हो, बताओ। मैं सबका नहीं कह रहा हूं, जो दो चार बच्चे भी है, वो दो चार भी क्यों है ऐसे, जब सबको हम सेम बात बता रहे हैं। तो वो बात हमने विनय को, शिवा को, अभिमन्यु को, खमेंद्र को, रोशन को, मैक कुमारी, सबको बताई। अच्छा, मैं समझ में एक चीज नहीं आती, ये नोट्स कैसे बनाए? ये बात छठी सातवीं आठवीं क्लास का बच्चा पूछता है टीचर से पहली बार, जब वो स्कूल में नोट्स बनाने लगता है, टीचर डिक्टेट कर रहा है, वो लिख रहा होता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपने आज तक नोट्स ही नहीं बनाए? कह रहे जी नोट्स कैसे बनाते हैं। देश का एजुकेशन सिस्टम के ज्यादा बुरे हालात हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये 8वीं क्लास में पढ़ा जाता है हीट, ये 9th-10th में भी नहीं है। तो 7वीं 8वीं क्लास की बात को भी बताने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे, तो शर्मिंदगी के अलावा आपको कुछ और नहीं आना चाहिए अगर आपसे बातें भी गलत हो जा रही हैं। कोई ये लिख दे रहा है कि जी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे तो बिल्कुल भाई साहब चूल्हे भर पानी में जोर जोर से गोते लगाने चाहिए, डूबना भी नहीं, गोते ऐसे नाक पकड़ के ऐसे चुल्लू भर पानी में। बताने के बाद तुम गलत कर रहे हो यार। चलो अब क्या कर सकते हैं। एक दो सुंदर सा क्वेश्चन अभी आपसे हम पूछेंगे, सुंदर सुशील। ये करना।
करो भैया। ये भाई अरुण नगेल, क्यों परेशान हो भाई तुम? क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? क्या कराने कह रहे सर? प्लीज करा दो ना, क्या करा दें? इसने कहा है इफ हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड इट्स टेम्परेचर, तो कह रहा है कि किसी सॉलिड को आप हीट देंगे तो कह रहा है कि मस्ट इंक्रीज, इसका तापमान बढ़ना चाहिए। एक कह रहा है इसका तापमान बढ़ सकता है, एक कह रहा है कि स्थिर रह सकता है, एक कह रहा है बी एंड सी दोनों। आंसर क्या होगा इसका? देखो बेटा, मैंने आपको आज ही बताया कि जब आप किसी वस्तु को हीट दें तो इस उम्मीद के साथ हीट मत देना कि टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी। भाई मैंने अभी बताया आपके पास बर्फ है, जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा तापमान तो जीरो है। तो हीट देने से हो सकता है कि टेम्परेचर ना बदले, लेकिन वही हीट आप लोहे के गोले को देना तो लोहे का गोला जो तापमान है उसका बढ़ जाएगा, लगातार गर्म होता चला जाएगा। तो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी। तो आंसर बनेगा इसका हमारा डी ऑप्शन, कि हीट तापमान को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। तो आप एक लाइन लिख लेना, हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नॉट, ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। ठीक, ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। तो जो ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ा सकती उसे मैंने कहा था कि लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। बेटा वो हीट जिसके देने से तापमान बढ़ जाए, जैसे मान लो लोहे का गोला है, तापमान अभी 40 है, हीट दी 70 हो गया, तो वो जो हीट तापमान को बढ़ा देती है उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। सेंसिबल हीट वो है जो तापमान बढ़ा दे। सेंसिबल हीट के देने से तापमान बढ़ता है और लेटेंट हीट के देने से तापमान नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलो बाकी हम कल की क्लास में करेंगे इसे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो वो हीट जिसके देने से तापमान बढ़ेगा वो सेंसिबल है, जिसके देने से नहीं बढ़ेगा वो लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, और बाकी कुछ बच्चे फालतू कमेंट पे कमेंट करे जा रहे थे, वो समझ गए होंगे। अगर कोई सेम कमेंट बार बार रिपीट करेगा उसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा, उसे देखूंगा तक का नहीं मैं। तो अगली बार ये 2, 5, 7 बच्चे जो हैं ओवर स्मार्ट बनने वाले, वो इस बात को समझ लें कि एक ही कमेंट बार बार करने वाला हो सकता है कि उसके सही क्वेश्चन का भी हम आंसर ना पढ़ें। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, इस क्लास में फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है तो फिजिक्स की बात करो। हिस्ट्री में क्या हो रहा है, पॉलिटी में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, वो केवल आप उन्हीं टीचर से पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन, बाय, थैंक यू।